हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन हमारे बीच में चल रहे हैं, उसी का सेकंड पार्ट हम लोग लेने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोग तकरीबन 35-36 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको कई बहुत अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो हमारे बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस में डिस्कस हो चुका है, जिसके वीडियोस आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, चलिए तो अब मैं आज स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले 37 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, हमसे इन दो कंपाउंड्स के बीच में द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, हमसे इन दो क्वेश्चंस, इन दो कंपाउंड्स में, इसमें और इसमें दोनों में रिलेशनशिप पूछी गई है। अब जब भी कभी कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप निकाली जाती है तो हम ये देखेंगे कंपाउंड है किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। ये मैंने आपको सिखाया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो कायरल एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है भैया, और कायरल एक्सेस वाली प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें एक कायरल सेंटर भी है। क्लियर? और यहां पर कायरल सेंटर की 3D देखनी पड़ेगी और इस कायरल एक्सेस वाली प्रॉपर्टी को भी समझना पड़ेगा। हमें इनके बेसिस पर इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो कायरल एक्सेस वाला पार्ट है, मैं यहां RS निकालता हूं और फिर मैं कायरल सेंटर का RS निकालता हूं। जब मैं इन दोनों के RS निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका भी RS आइडेंटिफाई करूंगा। करेक्ट? अगर ये RS हमारे को सेम मिलते हैं तो हम कहेंगे आइडेंटिकल यानी होमोमर। अगर ये RS हमें पूरे ऑपोजिट मिलते हैं तो हम कहेंगे पेयर ऑफ एनेंटियोमर। और अगर कुछ एक RS हमें सेम मिला और एक हमें ऑपोजिट मिला तो हम कहेंगे पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। क्लियर? तो मैं RS निकालता हूं भैया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कायरल एक्सेस वाले पार्ट का RS निकालता हूं। तो आपको बता रखा है मैंने, इस पोर्शन को मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं। जैसे ये इधर आएगा, वेज वाला पोर्शन यहाँ रखा जाएगा, डैश इधर रखा जाएगा, लेफ्ट में H इधर रखा जाएगा, राइट साइड के अंदर ये कार्बन OH और ये Me है, ये इधर लिखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैं प्रायोरिटी सबसे पहले वर्टिकल पोर्शन में 1 नंबर और 2 नंबर देता हूँ। इसको मैं 1 नंबर दूंगा और इसे मैं 2 नंबर दूंगा, और 3 नंबर और 4 नंबर मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल पार्ट में देता हूँ। ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। अब 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब होता है S। इसका मतलब कायरल एक्सिस वाले पार्ट का RS कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो यहाँ S आ रहा है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं कायरल सेंटर के RS कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर मैं इस कायरल सेंटर के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं जिसमें डैश पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मैं यहाँ प्रायोरिटी देता हूं भैया। 1 नंबर प्रायोरिटी यहाँ ऑक्सीजन को मिलेगी, 2 नंबर प्रायोरिटी इससे मिलेगी, 3 नंबर प्रायोरिटी इससे मिलेगी, 1 से 2, 2 से 3। देयर इज ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब हो गया R। इसका मतलब क्या हो गया कि कायरल सेंटर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है और कायरल एक्सेस वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन S है। अब मैं यही RS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ इस पर आइडेंटिफाई करता हूँ। तो देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कायरल एक्सेस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। जरा देखेंगे आप लोग, कायरल एक्सेस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वेज पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, डैश पर क्लोरीन लगा हुआ है, लेफ्ट में CHOH और ये Me लगा हुआ है, राइट, और यहाँ राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अब अगर मैं यहाँ सबसे पहले वर्टिकल वाले पोर्शन पे दूंगा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, हॉरिजॉन्टल पर ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यहाँ पर भी S कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पर भी S कॉन्फ़िगरेशन है कायरल एक्सेस वाले पार्ट का। करेक्ट? अब मैं कायरल सेंटर का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ। जरा यहाँ पर याद रहे, यहाँ वेज पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। मैं सबसे पहले 1 नंबर प्रायोरिटी इसको दूंगा, 2 नंबर प्रायोरिटी इसको दूंगा, 3 नंबर मिथाइल को दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया S। लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप चूंकि यहाँ वेज पर है तो मैं अपने आंसर को रिवर्स करूंगा, यानी क्या कर दूंगा,
R कर दूंगा। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन R है, यहाँ पर देखो दोनों कॉन्फ़िगरेशन S है। इसका मतलब जो इधर कॉन्फ़िगरेशन आया वही कॉन्फ़िगरेशन इधर आया, सेम आया। इसका मतलब आंसर आएगा होमोमर यानी कि आइडेंटिकल। यहां आंसर बोला जाएगा C, करेक्ट। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखेंगे आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन। देखो भैया, इस क्वेश्चन के अंदर द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हम लोगों से पूछी गई है। ये लीजिए, द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो आप लोगों को मैंने थ्योरी के अंदर क्या सिखाया है कि ऐसे कंपाउंड की कंफर्मेशन हमने पढ़ी है जिनमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में या तो एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या एक से ज्यादा यानी 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। क्लियर? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हमने साइक्लोहेक्सेन ली और उस मिथाइलिन ग्रुप को हम यहां लगाते थे, याद करो। फिर इस मिथाइलिन ग्रुप में यहां पर कैसे ग्रुप लगे हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि इस कार्बन पर लगा हुआ बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर आएगा या एक्सियल पे आएगा। इस पर लगे हुए ग्रुप्स को देख के हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस पर लगा हुआ एल्काइल ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर मोर पॉपुलेटेड होगा या एक्सियल पर होगा। अगर यहां स्मॉलर ग्रुप होता है, जैसे हाइड्रोजन कोई स्मॉलर ग्रुप होता है, तो यहां पर कोई बल्कि ग्रुप जो होता है जैसे कि एल्काइल ग्रुप वो इक्वेटोरियल पर आता है, दैट इज मोर पॉपुलेटेड। बट यदि यहां याद रहे, अगर इधर इस एक्सोमिथाइलिन में इधर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता था, याद करो COOH ग्रुप आ जाता था, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप आ जाता था। यहां कोई भी हो, हमें इससे अब कोई मतलब रहा ही नहीं। तो फिर इस पर लगा हुआ बल्कि ग्रुप कभी भी इक्वेटोरियल पर नहीं आएगा, बिकॉज वो इसके साथ रिपेल होता है। फिर आप इस बल्कि ग्रुप को यानी एल्काइल ग्रुप को हमेशा एक्सियल पर लगाओगे, बिकॉज ये एल्काइल इस एल्काइल के साथ रिपल्शन ज्यादा फील करता है अगर ये इक्वेटोरियल पर लगाया जाता है, जबकि एक्सियल के अंदर इसे रिपल्शन हाइड्रोजन से फील होता है और ये हाइड्रोजन से रिपल्शन कम होता है। आई बात समझ में? भाई दो संभावनाएं थी। अगर मैं यहां एक बल्कि ग्रुप लगा के रखता हूं, अगर यहां छोटा ग्रुप है तो बिल्कुल यहां पर एल्काइल ग्रुप इक्वेटोरियल पर आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां स्मॉलर ग्रुप नहीं है बल्कि कोई बल्कि ग्रुप है, तो इस पर लगा हुआ मिथाइल अगर इक्वेटोरियल पर लगाया जाता, अगर यहां इस पर लगा मिथाइल, अरे देखो ये लीजिए, ये किया मैंने, यहां तो कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, पर अगर ये मिथाइल है या COOH है या कोई भी बल्कि ग्रुप है और मैंने यहाँ मिथाइल इधर लगा दिया, तो फिर याद रहे एक्चुअली ये यहाँ रिपल्शन ज्यादा देगा, ये मोर रिपल्शन है और ये रिपल्शन कम है, तो फिर प्रेफरेंस ये नहीं होगी बल्कि प्रेफरेंस ये होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सोमिथाइलिन पर मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, तो मैं यहाँ जो ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये लीजिए, इस मिथाइल को इक्वेटोरियल पर नहीं लगाऊंगा। याद रहे ये तो बोट फॉर्म है, हो ही नहीं सकता, हाफ चेयर में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक्सोमिथाइलिन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। और ये मिथाइल कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये मिथाइल एक्सियल पर एग्जिस्ट करेगा, जिसका रीजन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्योंकि अगर ये मिथाइल इक्वेटोरियल पर लगाया जाता है तो वो यहाँ एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन फील करेगा। कौन सी स्ट्रेन है ये? एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन। अगर मैं देखूं तो ये एलाइलिक है और एलाइलिक के अंदर अगर मैं ये कह दूं ये 1 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन, ये 3 नंबर पोजीशन, तो एलाइलिक में 1 पे और 3 नंबर पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हैं उनके बीच में इस रिपल्शन को मैं एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन नाम देता हूं। तो एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन के कारण ये कन्फॉर्मर लेस पॉपुलेटेड है, ये कन्फॉर्मर मोर पॉपुलेटेड है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ होने वाला रिपल्शन कम है। क्लियर? ओके, चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 38 के बाद। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल।
देखिए हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इसमें से जो हाइड्रोकार्बन्स गिवन है, ये चार चार हाइड्रोकार्बन्स जो गिवन है, इनमें से वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कन्फर्मेशनली लॉग्ड चेयर बोट चेयर ये प्रोसेस होता है। चेयर बोट चेयर प्रोसेस किसके अंदर है, चेयर बोट चेयर फॉर्म इनमें से किसकी है? तो बताइए इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको? मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जब भी कभी 3 साइक्लोहेक्सेन ये लीजिए एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो बीच वाली रिंग बोट में तभी आ सकती है। मतलब बीच वाली रिंग का बोट में आने के लिए पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी इनका आपस में ट्रांस होना जरूरी है। ये आपस में कैसे हो? ट्रांस हो, पहली शर्त ये थी, है ना। मतलब ये ट्रांस होना जरूरी है और इसका भी आपस में ट्रांस होना जरूरी है। पहली शर्त तो ये थी। पहली शर्त ये कैसी होनी चाहिए? ट्रांस। ये भी क्या होनी चाहिए? ट्रांस। ये जंक्शन भी ट्रांस होना चाहिए, ये भी जंक्शन ट्रांस होना चाहिए। ये पहली शर्त है अगर बीच वाली को बोट फॉर्म में लेके जाना है। अगर एक भी जंक्शन आपका सिस है, एक भी जंक्शन आपका सिस है, या तो ये सिस है या ये सिस है, तो फिर कभी भी बीच वाली रिंग बोट में जा ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो देखो कुछ ऑप्शंस में काटता हूं। सिस हो ही नहीं सकता, सिस हो ही नहीं सकता, ट्रांस ट्रांस हो सकता है, ट्रांस ट्रांस हो सकता है बीच वाला बोट में। अभी भी दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां एक एग्जाम्पल ये भी था, याद करो। मतलब पर हाइड्रो एंथ्रासीन है ये कंपाउंड। पर हाइड्रो एंथ्रासीन के साथ साथ हमने पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन भी पढ़ा है, याद करो। ये पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन है हमारे सामने और पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन में भी बीच वाली रिंग बोट में जाती थी। याद कीजिए बीच वाली रिंग बोट में कब जाती थी? मैंने कहा था शर्त ये थी इसका ट्रांस होना जरूरी है, शुड बी ट्रांस, ओके। और इधर से इसका भी ट्रांस होना जरूरी है, ये लीजिए इसका भी शुड बी ट्रांस, ये ट्रांस होना जरूरी है। तो पहली शर्त ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग आपस में जुड़ी हुई है उनका आपस में ट्रांस रहना जरूरी है। ये भी ट्रांस हो, ये भी ट्रांस हो। करेक्ट? आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? ओके। अब मैं ये कह दूं ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरा मैंने कहा था, कैसे याद रखोगे, कि पर हाइड्रो एंथ्रासीन के केस के अंदर तो ये दोनों ट्रांस आपस में ट्रांसॉइड अगर हैं, अरे आपस में कैसे हैं? ट्रांसॉइड। ये लीजिए तो फिर जंक्शन होता है आपका चेयर बोट चेयर। आपस में क्या हो? ट्रांसॉइड, यानी ये आपस में ट्रांसॉइड हो तो चेयर बोट चेयर। और ये चेयर बोट चेयर आपस में कब होती है? जब ये दोनों आपस में कैसे हो? ये दोनों आपस में कैसे हो? सिसॉइड। ये दोनों आपस में कैसे हो? सिसॉइड। मतलब दोनों हाइड्रोजन के स्टीरियो सेम साइड हो, या तो वेज वेज या डैश डैश। तो फिर ये जंक्शन कैसा होता है? ये जंक्शन आपका चेयर, ये लीजिए बोट चेयर होता है। अब इसको जरा मैं समझा दूं आप लोगों को। देखो मैंने क्या बोला, पर हाइड्रो एंथ्रासीन चेयर बोट चेयर के लिए पहली शर्त क्या है? ये भी ट्रांस हो हाइड्रोजन, ये भी ट्रांस हो, पहली शर्त। और ये आपस में कैसे हो? ट्रांसॉइड। तो फिर ये चेयर बोट चेयर चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आपस में ट्रांसॉइड क्यों? तो बना के देखना पड़ेगा। बना के कैसे देखना पड़ेगा जरा देखिएगा, मैं बना के बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं यहां इसके अंदर ये जंक्शन बनाता हूं, ये बीच वाली मैंने चेयर फॉर्म बना ली, बिल्कुल भाई बीच वाली चेयर फॉर्म बना ली मैंने। अब आप ये बताइए हाइड्रोजन कैसा है? अपर। ये हाइड्रोजन कैसा है? लोअर। तो ये देखिए ये अपवर्ड हाइड्रोजन, ये डाउनवर्ड हाइड्रोजन। और उसके बाद मैंने ये लीजिए ये बना लिया। ऐसे इधर देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये लीजिए ये भी अपवर्ड और ये भी डाउनवर्ड। और ये दूसरी चेयर फॉर्म भी मैंने यहाँ बहुत ही आराम से ड्रॉ कर ली। तो देखो कहाँ जरूरत है यार, ये तो आराम से आपका चेयर 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 चल रहा है आपका,
कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप इसको बनाओगे, देखो ये आपस में क्या है, ट्रांस, ये आपस में क्या है, ट्रांस, और ऐसे आपस में क्या है, ट्रांसॉइड। तो देखो शर्त क्या है, ट्रांस, ट्रांस, और आपस में क्या होना चाहिए था, ट्रांसॉइड। जबकि इसमें ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, लेकिन ये आपस में कैसे है, सिसॉइड। इसलिए यहां चेयर बोर्ड चेयर नहीं चलेगा। चेयर बोर्ड चेयर के लिए शर्त क्या बोली है, ये दोनों जंक्शन ट्रांस, ये दोनों जंक्शन ट्रांस, और आपस में ट्रांसॉइड। किसके लिए, पर हाइड्रोएंथ्रासीन के लिए। करेक्ट। और पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के लिए क्या शर्त बोली, ये आपस में ट्रांस, ये भी आपस में ट्रांस, और इन दोनों का आपस में सिसॉइड होना जरूरी है, तो फिर चेयर बोर्ड चेयर मिलेगा। हो सकता है ये एग्जाम में आ चुका है पर हाइड्रोएंथ्रासीन, किसी साल पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन भी आ सकता है। तो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन का भी पूरा डिटेल अच्छी तरीके से आपको कंफर्मेशनल एनालिसिस के अंदर मिल जाएगा भैया, वीडियोस के अंदर पूरा अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। पूरे पर हाइड्रोएंथ्रासीन, पूरे पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन पूरे एक्सप्लेन है अच्छे तरीके से। फिर भी अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं क्या करता हूं, बीच वाली रिंग को मैंने चेयर फॉर्म में बनाया, ये लीजिए बना दिया मैंने चेयर फॉर्म में। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपवार्ड है, बना दिया भैया, और ये वाली हाइड्रोजन कैसी है, ये डाउनवर्ड है, ये लीजिए। अब मैं यहां पर इसके साथ ये चेयर फॉर्म बनाना चाहूं तो ये बन गई बिल्कुल, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके। अब मैं लेता हूं यहां अगला, यहां हाइड्रोजन डाउनवर्ड, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन अपवर्ड, ये लीजिए, ये होगी डाउनवर्ड, इक्वेटोरियल आएगा, अपवर्ड ये इक्वेटोरियल ऐसे आएगा, राइट। अब मैं कह दूं इसके चेयर फॉर्म अगर आप बनाओगे तो यार ये एक्सियल एक्सियल से चेयर फॉर्म कैसे बनाओगे, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन आपस में 1,2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल से जंक्शन नहीं बना सकती। तो इसका मतलब आप यहां बीच वाली रिंग को चेयर में लेते हुए अगर जंक्शन बनाने लगोगे तो आपको इधर वाली रिंग का जंक्शन एक्सियल एक्सियल से बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बीच वाली रिंग को बोट फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ये मैंने बीच वाली रिंग को बोट फॉर्म के अंदर बना लिया है। जैसे मैंने बीच वाली रिंग को बोट फॉर्म के अंदर बनाया, अब आप देखिए ये डाउनवर्ड, ये लीजिए, ये मैंने यहां डाउनवर्ड एच लगाई, ये अपवर्ड, ये मैंने यहां अपवर्ड एच लगाई। करेक्ट। ये लीजिए, एक डाउनवर्ड हो गई और एक हमारी यहां अपवर्ड हो गई, राइट। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक कैसी हो गई, डाउनवर्ड, और एक कैसी हो गई, अपवर्ड। ओके। अब या चलिए इसको इधर नहीं लेता हूं मैं, इसको इधर नहीं लेता हूं, यहां नहीं लगाता हूं, मैं इधर लगा लेता हूं। बात तो एक ही है, अपने हाथ की बात है यार। ये तो इधर ना लगा के मैं अपवर्ड ये लगा लेता हूं, ये लीजिए, ये नहीं लगाता हूं, ठीक है, इसको नहीं लगा रहा मैं, राइट। मैं ये वाली लगा रहा हूं। अब आप देखिएगा यहां पर अगर आप देखें, एक हमारी डाउनवर्ड हो गई, ये वाली एच, राइट। ये वाली एच कैसी हो गई हमारी, डाउनवर्ड, ये लीजिए। ये वाली एच कैसी हो गई, अपवर्ड, ये लीजिए। ये चीज हो गई हमारी, राइट। और ऐसा कब हुआ, जब मैंने इसको बोट फॉर्म के अंदर लिया है। कैसे लिया है भैया, बोट फॉर्म के अंदर, राइट। अब आप देखिएगा, अब अगर मैं यहां पर चेयर बॉट चेयर यहां पर ड्रॉ करता हूं तो बहुत ही आराम से हम ये जंक्शन बना सकते हैं। देखो किस तरीके से हम ये जंक्शन बनाएंगे। देखिएगा, अगर ये डाउनवर्ड है हमारा, राइट, और ये हमारा अपवर्ड है, करेक्ट। अब हमारे को ये जंक्शन बनाना है। देखिएगा, या मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे ना, इसको इधर से ना बना के इसको ऐसे बना देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए समझना। देखना, अगर मैं ऐसे कह दूं, बोट फॉर्म ही लेते हैं, देखिए इधर, देखिए इधर बना देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, ये बोट फॉर्म लिया मैंने, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है, पहले इसको देख लो, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, पहले इसको देख लो। ये आपका अपवर्ड इधर बना लेता हूं, पहले इसको बना लेता हूं, ये अपवर्ड हो गया हमारा, और ये हमारा डाउनवर्ड हो गया। जरा समझना, ये बीच वाली रिंग को मैंने बोट फॉर्म में बना लिया, करेक्ट, और मैंने पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लिया, एक अपवर्ड है और एक ये डाउनवर्ड है, देखना आप इधर, ओके। और अब मैं यहाँ ये चेयर फॉर्म बनाता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, और ये लीजिए, चेयर फॉर्म बन गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगला इस वाले पोर्शन को इधर लिख देता हूं, एक ही बात है। चलिए इधर वाले को इधर लिखता हूं, ये डाउनवर्ड है, ये लीजिए, ये मैंने डाउनवर्ड बना दिया। ये अपवर्ड है जस्ट आगे, एक कार्बन छोड़ के, ये लीजिए, ये मैंने अपवर्ड बना दिया। देखो इधर हो गया, यहां तक
आ गई मेरी बात समझ में आपको? ये मैंने क्या बना दिया, देखो इधर इस एक कार्बन छोड़ा, फिर ये डाउनवर्ड है इधर वाला, ये डाउनवर्ड है, अगला ये कार्बन अपवर्ड है, इधर इस अपवर्ड इस वाले कार्बन पर H अपवर्ड है, ये मैंने अपवर्ड बना दी। और अब मैं यहाँ चेयर फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, जरा आप चेयर फॉर्म देखेंगे, ये लीजिए, ओके, और ये मैंने चेयर फॉर्म बना दी। तो देखो यहां जब बीच वाली रिंग को बोट फॉर्म लेते हो तो इधर भी चेयर फॉर्म पॉसिबल है और इधर भी चेयर फॉर्म पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जंक्शन तभी पॉसिबल है इस वाले कंपाउंड में जब आप बीच वाली रिंग को बोट फॉर्म में लेते हो। तो पर हाइड्रो एंथ्रासीन में आप क्या याद करोगे? पर हाइड्रो एंथ्रासीन में आप याद करोगे कि चेयर बोट चेयर के लिए क्या जरूरी है? इधर ट्रांस और आपस में ट्रांसॉइड। क्लियर? और पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन में चेयर बोट चेयर के लिए जरूरी क्या है? ये ट्रांस और आपस में सिसॉइड, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। सब कुछ वहां डिटेल के अंदर समझा रखा है। क्लियर? चलिए आगे की बात देखते हैं। 39 के बाद अब मैं आता हूं 40 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हम लोगों को कि आइडेंटिफाई टू एनेंशियोमर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिए गए कंपाउंड्स के अंदर आपको एनेंशियोमर कौन से हैं ये पता करने हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर एनेंशियोमर पता करने हैं तो या तो आप इनके फिशर बना लो या आरएस निकाल लो। तो ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि फटाफट मैं इनके फिशर्स बना लेता हूं और फिशर बना के जो एनेंशियोमर्स है वो दिखाई देने लग जाएंगे हम लोगों को। तो जरा देखते हैं, देखो इसका फिशर बनाते हैं। ये लीजिए, अगर मैं ये एम यहां लगाऊंगा तो बी आर इधर, एच इधर, ये लीजिए यूं करा घुमाया, और यहां जब मैं एम इधर करूंगा तो बी आर इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा। ये लीजिए, ऐसे ही मैं इसका फिशर बनाता हूं। अगर मैं इसका फिशर बनाता हूं तो इधर देखो भाई, एच यहां आ गया और यहाँ ये एम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एच इधर है तो ये बी आर इधर है और एम ई इधर है, और जब एम ई इधर है तो एच इधर है और बी आर इधर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वाले कार्बन पर यहाँ थोड़ा प्रिंसिपल चेन में एम ई है और यहाँ एच है, तो मुझे थोड़ा इवन चेंज वगैरह कराना पड़ेगा, वो भी मैं थोड़ी देर बाद करा लेता हूँ। उससे पहले मैं पहले सभी के फिशर बना लेता हूँ, हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े इवन चेंज की, आंसर कहीं और से आ जाए। तो मैं यहाँ जब बनाता हूँ इसका फिशर, तो ये लीजिए एम ई, ये हमारा एच हो गया, ये बी आर हो गया, और इधर से ये एम ई हो गया, ये बी आर हो गया और ये एच हो गया। करेक्ट? ये लीजिए, और यहाँ पे अगर मैं फिशर बनाता हूँ तो ये लीजिए, ये एच हो गया, ये बी आर हो गया, ये एम ई हो गया, ये एम ई हो गया, और यहाँ से ये बी आर हो गया और ये एच हो गया। ये लीजिए, अब मैं क्या करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल चेन हमें एक जैसी दिखे, मैं उस स्थिति में इन कंपाउंड्स को ले आऊं। तो मैं जरा वो काम कर लेता हूं। यहाँ देखो, मैं यहाँ इवन चेंज कराता हूं इस कंपाउंड में, तो ये बिल्कुल सही है, एम ई, ये एच और ये बी आर। अब अगर मैं यहाँ एम ई को लेके आता हूँ, एम ई यहाँ, तो एच यहाँ, फिर एच यहाँ और बी आर यहाँ, ये लीजिए। करेक्ट? ऐसे ही मैं यहाँ इसमें भी इवन चेंज करा लेता हूँ, वो जरूरी है। करेक्ट? अब देखिएगा, एम ई ये ठीक है, ये बी आर, ये एच, एम ई इधर, एच इधर, एच इधर और बी आर इधर। तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो ये आपको एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आ रही है, विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, थर्ड एंड फोर्थ आपस में क्या हो गए, पेयर ऑफ एनेंशियोमर, यानी आंसर इज डी। अब है गलती क्या होती है, हमसे मिस्टेक क्या हो जाती है। मिस्टेक क्या होती है जरा वो देखेंगे। कभी कभी स्टूडेंट इन दोनों को देख लेता है मिरर इमेज, बिल्कुल मिरर इमेज तो दिखाई दे रहे हैं, और वो इन्हें पेयर ऑफ एनेंशियोमर कह देता है। अगली बात समझ में, इन दोनों को वो कभी कभी गलती से मिरर इमेज और साथ में पेयर ऑफ एनेंशियोमर कह देता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यार ये कंपाउंड तो मीजो कंपाउंड है, और क्या मीजो कंपाउंड अपना एनेंशियोमर बनाते हैं? तो हम जानते हैं मीजो कंपाउंड अपना एनेंशियोमर नहीं बनाते हैं, और यदि मीजो कंपाउंड अपना एनेंशियोमर बनाएंगे ही नहीं तो इसका मतलब आप फर्स्ट और सेकंड को तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर कभी बोल ही नहीं मत देना। एनेंशियोमर एग्जिस्ट तो करे, किसी कंपाउंड का एनेंशियोमर बने तो सही। उन दो कंपाउंड्स को आप एनेंशियोमर कह सकते हो जिस कंपाउंड का एनेंशियोमर एग्जिस्ट तो करता हो। ये तो मीजो कंपाउंड था पहला, इसके साथ तो कोई एनेंशियोमर हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां आपका फर्स्ट का जिक्र था
वो तो वैसे ही काट दो, बिकॉज फर्स्ट के साथ तो एनेंटियोमर हो ही नहीं सकते। अब आप सेकंड की बात करते हो, सेकंड के साथ फोर्थ, तो सेकंड खुद मीजो है यार, तो इसका भी नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड तो खुद मीजो है, तो फर्स्ट और सेकंड का तो जहां जिक्र है उनको हटाओ, अब बच गया केवल क्या, थर्ड एंड फोर्थ इज द आंसर। तो आपको आरएस की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, आप आराम से इस तरीके से कर सकते थे। आरएस से मीजो वाले सवाल कई बार गलत हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। और मीजो कंपाउंड अगर पता लग जाए तो अलर्ट हो जाना कि आप कुछ भी आंसर टिक करो, पर कम से कम एनेंटियोमर को तो मत करना, राइट। ये चीज आपको मैंने कही है बात, ओके। चलिए, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। आगे देखिएगा आप लोग, आफ्टर 40 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको HA और HB ये दो हाइड्रोजन्स यहां पर गिवन है, ये HA और ये HB, और आपको बताना है दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ये आपका HA है, ऐसे समझो आप, तो ये HB है और इधर OH है, और इधर कुछ और ही है, इधर कुछ और ही है, G है, करेक्ट। तो हम जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, कंपाउंड HA और HB होमोटॉपिक या हेटेरोटॉपिक। इस कंपाउंड में HA और HB होमोटॉपिक या हेटेरोटॉपिक, तो हमें पता है यहां से हम एक C2 अप्लाई करेंगे, यहां से जब हम एक C2 अप्लाई करेंगे, ये लीजिए, करेक्ट। तो बताइए ये C2 यहां क्या बोली जाएगी, आप कहोगे एब्सेंट। अगर ये C2 एब्सेंट बोली जाएगी, बिकॉज जब आप 180 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को घुमाओगे तो HB की जगह HA और HA की जगह HB तो आ जाएगा, लेकिन OH उधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा, तो भैया इंडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म नहीं मिली, यानी C2 से ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। तो आपका आंसर आ गया हेटेरोटॉपिक, HA और HB आपस में हेटेरोटॉपिक है। अब हेटेरोटॉपिक के बाद हमें पता है अगले स्टेप में हम पता करते हैं वेदर दीज आर एनेंटियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक। ये कैसे पता करें, तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि जिन दो हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, अगर वो दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे है तो आप एक प्लेन ऐसे अप्रोच करोगे और दो हाफ बना दोगे। अगर दोनों हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज दिखे तो आंसर इज एनेंटियोटॉपिक, नहीं दिखे तो डायस्टीरियोटॉपिक, लेकिन ये हेटेरोटॉपिक आने के बाद करते हैं, करेक्ट। ऐसे तो हमने पूरी टॉपोसिटी को दो लाइन में खत्म कर रखी है, क्लियर। तो बताइए HA और HB जहां है ना, वो एक वेज है एक डैश है। अगर मैं ये प्लेन लगाऊं तो एक समस्या है, समस्या क्या है, ये जो G है ना, ये G पोर्शन कायरल है, ये G जो है ना वो G देखो ये है, अरे G ये है, ये है G, जिसके अंदर ये दोनों रिंग जो हैं ये G है पूरा यहां तक है ना। तो ये जो दोनों रिंग हैं ये एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, एक यूं है और एक यूं है। तो जब आप ये प्लेन लगाओगे तो क्या प्लेन लगेगा, नहीं, क्योंकि G में एक रिंग का पोर्शन यूं है एक प्लेन में है। तो आप जब यूं प्लेन लगाओगे तो इधर का हाफ या इधर का हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों के। जब आप इधर प्लेन लगाओगे ना, जब आप यहां पर प्लेन लगाओगे तो इस G में कायरलिटी अवेलेबल है यार। कायरलिटी का मतलब कायरल सेंटर हो जाए, कायरलिटी का मतलब कायरल एक्सिस की प्रॉपर्टी हो जाए, कायरल प्लेन की प्रॉपर्टी हो जाए, राइट। मतलब इस G में कुछ ऐसा है कि जब आप यहां से एक प्लेन लगा रहे हो ना तो दो हाफ जो बनने वाले हैं वो कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर आप ये हाफ प्लेन लगा रहे हो और ये प्लेन लगाने के बाद HA इधर का हाफ में, HB उधर के हाफ में जा रही है, तो दोनों हाफ कभी भी एक दूसरे के आपको मिरर इमेज नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब HA और HB आपस में क्या कही जाएंगी, डायस्टीरियोटॉपिक। HA और HB आपस में डायस्टीरियोटॉपिक कही जाएंगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में, तो यहां पर आंसर आएगा डायस्टीरियोटॉपिक। चलिए अगली बात करते हैं हम 41 के बाद। अब देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, जरा देखेंगे 42। देखो 42 के अंदर पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ X एंड Y ऑफ 2 ब्यूटेनॉन। तो मैंने आपको कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्कीन्स, यानी ये सब कंपाउंड्स मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ये लीजिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, राइट। ये वापस से देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये लीजिए
राइट इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ अगर यहाँ ये एमी लगाया हुआ है और इधर लगा हुआ ये ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर में अगर इधर होता है, कार्बोनाइल की तरफ होता है, राइट कार्बोनाइल की तरफ होता है, तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है? एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, ये कार्बोनाइल की तरफ होता है। तो क्लियर। और अगर यहाँ पर ये जो प्लेन ऑफ द पेपर वाला है ये कार्बोनाइल के साथ ऑपोजिट होता है ऐसे, तो इसको आप बाइसेक्ट फॉर्म बोलते हो। ये कौन सी फॉर्म होती है? बाइसेक्ट। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म एक्लिप्स्ड है और कौन सी फॉर्म बाइसेक्ट है। इज इट क्लियर? आगे की बात करता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो कार्बोनाइल के साथ प्लेन ऑफ द पेपर वाला बॉन्ड, देखो प्लेन ऑफ द पेपर वाला बॉन्ड कार्बोनाइल के साथ सेम साइड है। इसका मतलब x और y दोनों की दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये ध्यान रखिएगा, ये x और y दोनों की दोनों कैसी फॉर्म है? एक्लिप्स्ड फॉर्म है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब मैं अगली बात करता हूं। देखो इस एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर याद रहे कार्बोनाइल पर लगा हुआ ये एल्काइल और इधर प्लेन ऑफ द पेपर वाला ग्रुप जो ये G है, ये दोनों आपस में एंटी होते हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं? एंटी है। हाँ एक्लिप्स्ड है, लेकिन ग्रुप कौन आपस में एंटी है ये पता होना चाहिए। प्लेन ऑफ द पेपर पे लगा हुआ ये G और ये Me दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये हमें पता है और दिख भी रहा है हमारे को अपोजिट। यहाँ पे साफ साफ देखो ये अपोजिट दिख रहा है हमारे को, यहाँ H और Me अपोजिट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर। तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? एंटी होते हैं, याद रहे। क्लियर। और यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हैं ये लीजिए, ये G1 ये G2, ये जो G1 और G2 ग्रुप्स है ना, ये इस Me के साथ ये दोनों या ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? ये दोनों आपस में गॉशे होते हैं। ये कैसे होते हैं? गॉशे। तो ये दोनों आपस में कैसे? एंटी। ये दोनों आपस में कैसे? गॉशे। पहले तो ये क्लियर करें हम लोग। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को जो मैंने आपको उस लेक्चर में समझाया था। क्लियर। अब आपको यहां पर देखने हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। पहले तो आपको ए और बी स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दिए गए हैं। x इज मोर स्टेबल देन y एंड y इज मोर स्टेबल देन x। अब दोनों में से यार कोई एक स्टेटमेंट तो सही है, या तो स्टेबल x है या स्टेबल y है। तो कार्बोनाइल के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये लीजिए, ये कार्बोनाइल है और इस कार्बोनाइल के साथ यहाँ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इज इट क्लियर? और मैंने आपसे ये कहा था कि कार्बोनाइल के केस में जो भी बल्की ग्रुप होता है, बल्की कार्बोनाइल, नॉट एल्कीन, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के केस में कहा था जो भी एक बल्की ग्रुप होता है जैसे ये Me, इससे आप हमेशा ऑक्सीजन की तरफ रखा कीजिए। करेक्ट। अपनी एक्लिप्स्ड फॉर्म में वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? मैंने कहा था कार्बोनाइल के साथ, ऑक्सीजन के साथ इस ग्रुप में इस कार्बन पर लगा हुआ जो बल्की ग्रुप है वो ऑक्सीजन की तरफ अगर होगा तो वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी इन द केस ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर। ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है। इसका मतलब यहाँ X में बल्की ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ है, जबकि यहाँ ये बल्की ग्रुप इसके साथ गॉशे है, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, जबकि यहाँ पर रिपल्शन ऑक्सीजन के लोन पेयर से रहेगा तो रिपल्शन कम रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये फॉर्म X Y से ज्यादा स्टेबल है। ये पूरा आपको मैंने चैप्टर के अंदर पूरा थ्योरेटिकल, पूरा 3D समझा रखा है, आपको एक एक चीज क्लियर कर रखी है। तो X और Y में से ज्यादा स्टेबल कौन है? X इज मोर स्टेबल देन Y। तो इसका मतलब A स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखिएगा कि मिथाइल ग्रुप्स इन X आर एंटी। क्या X में दोनों मिथाइल ग्रुप एंटी में हैं? तो हम कहेंगे हाँ, दोनों एंटी में अवेलेबल हैं। ये दोनों एंटी दिखाई दे रहे हैं। यस, मिथाइल ग्रुप्स दोनों एंटी में हैं। और यहां दोनों मिथाइल कैसे हैं? गॉशे। तो मिथाइल ग्रुप्स इन Y आर इन गॉशे। यस। तो अभी यही तो समझाया मैंने आपको कि यहां जो ग्रुप होता है
ये लीजिए, वो इसके साथ एंटी होता है और यहाँ जो भी ग्रुप होते हैं वो इसके साथ गॉसे होते हैं। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट सी भी सही है और डी भी स्टेटमेंट सही है, यानी ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हैं। ये लीजिए, इस तरह से हमारे को ये सवाल सॉल्व करना था। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं आफ्टर 42 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, जरा देखेंगे। देखिए यहां हमसे पूछा गया है कि ये एक इक्विलिब्रियम है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यू, पहले तो है ये ए वैल्यू क्या है। तो क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की कंफर्मेशन एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने तकरीबन 15 से 17 ग्रुप्स की, मैंने आपको सारी हेलोजेंस की, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, और उसके बाद फिर मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स की, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग, फिर कार्बन कंटेनिंग, इन सब की माइनस डेल जी नॉड वैल्यूज बताई थी। और उस माइनस डेल जी नोड वैल्यू को ही हम कहते थे ए वैल्यू, और क्या कहते थे, ए वैल्यू, करेक्ट। और जितना बल्कि ग्रुप होता है उसकी ए वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो बताइए इन तीनों में से सबसे बल्कि ग्रुप कौन है, पीएच। सबसे बल्कि ग्रुप कौन है, पीएच। जितना बल्कि ग्रुप उसका ए वैल्यू उतना ही ज्यादा, यानी माइनस डेल जी नॉट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर। अब मिथाइल और साइनाइड में से ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और साइनाइड का सी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और क्या बताया गया था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर बल्कि देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हम क्या कह देंगे, इसके बाद में आ जाएगा मिथाइल और सबसे कम आ जाएगा साइनाइड। तो जितना ज्यादा ग्रुप बल्कि होगा उसके लिए ए वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ए वैल्यू क्या रहेगी, इसकी सबसे ज्यादा आएगी, करेक्ट। अब है माइनस डेल जी नॉट, क्या था, माइनस डेल जी नॉट का मतलब हो गया था जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब इक्वेटोरियल साइड, तो उसकी एनर्जी तो कम से कम है, और ये आपका रिएक्टेंट जो है ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखेगा एनर्जी, तो ये जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव में आता था। अरे डेल जी नॉट बराबर क्या था, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था। तो ये जितनी कम होगी और ये जितनी ज्यादा होगी तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा नेगेटिव में आएगा, वो नेगेटिव में उधर ले जाऊंगा तो माइनस डेल जी नॉट वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, जिसको आप ए वैल्यू कह रहे हो। तो जितना बल्कि ग्रुप बड़ा से बड़ा ग्रुप यहां पर होगा x की जगह, तो ये डिफरेंस जो होगा वो उतना ही ज्यादा आएगा, और डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा ए वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, करेक्ट। चलिए अब आगे देखिएगा 43 के बाद अब मैं बात करता हूं 44 नंबर क्वेश्चन की। देखो 44 में कुछ है ही नहीं, सिंपल रिलेशन है टॉपोसिटी में। ये दोनों जो मिथाइल हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछी है। तो देखो पहले तो मैं इस कंपाउंड को जरा इस प्रकार से लिख लेता हूं। ये लीजिए, ये मैंने दोनों मिथाइल यहां पे लगाए और यहां ये लीजिए एक डैश पे और एक वेज पर पीएच ग्रुप लगा है। देखो यार बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू मिथाइल, इन दोनों मिथाइल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर मैं यहां इस जगह से एक C2 पास करूं, ये लीजिए एक C2 पास करूं, जैसे मैं यहां से इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊं तो ये डैश वाला वेज की जगह, वेज वाला डैश की जगह चला जाएगा, ये ऑक्सीजन इसकी जगह, ये ऑक्सीजन इसकी जगह चला जाएगा, ये मिथाइल डैश वाला वेज पर, वेज वाला डैश पर आ जाएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही नजर आएगा। मतलब आपकी पलक झपके और एक सेकंड में मैं यहां पर इसको घुमा दूं तो मेरे को मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा का वैसा ही नजर आएगा। तो अगर C2 अप्लाई करने के बाद हमें जिन दो के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है वो दोनों एक दूसरे की जगह आ जाए और पता भी ना चले तो रिलेशनशिप होमोटॉपिक कही जाती है, यानी दोनों मिथाइल आपस में क्या कहे जाएंगे, होमोटॉपिक, यानी आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज द 45 नंबर एग्जांपल। देखो कुछ नहीं है, सिंपल, यहां हमारे को इसकी चेयर फॉर्म बनानी है, राइट। अमॉन्ग द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इनमें से कौन सा होगा। तो बताइए यार एल्काइल ग्रुप ही तो लगा रखे हैं ना, तो एल्काइल ग्रुप लगाते हुए मैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाता हूं। देखो ये दोनों सिस है और ये भी इसके साथ सिस है, तो जरा कैसे बनाऊंगा आप लोग देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं इन दोनों सिस से। तो बताइए अगर एक सिस एक्सियल आएगा, ये लीजिए एक्सियल मैंने अपवार्ड लगाया है, तो दूसरा इक्वेटोरियल आएगा, ये भी
अपवार्ड लग गया। अब आप ये देखिए, इसके बाद ये इस कार्बन को मैं अगर 1 नंबर कहता हूं तो मेरा ये 1 नंबर यहां पर आ गया, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं ये 2 नंबर कहता हूं तो ये 2 नंबर यहां आ गया, फिर ये 3 नंबर तो 3 नंबर यहां आ गया, फिर ये 4 नंबर तो 4 नंबर यहां आ गया। 4 नंबर का मिथाइल भी वेज पर लगा रखा है और ये इसके साथ सिस स्टीरियो रखता है। तो 1,3 सिस का मतलब क्या होता है? 1,3 सिस का मतलब होता है इधर एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये ऑलरेडी इक्वेटोरियल है तो ये भी इक्वेटोरियल पर आएगा। ये लीजिए, ये भी लग गया। और ये अपवार्ड है, वेज है, अपवार्ड है। देखो इक्वेटोरियल मैंने अपवार्ड वाला लिया है। तो बताइए 2 मिथाइल इक्वेटोरियल पर और ये एक्सियल पर। अगर आप ऐसा देखें तो ये आपको केवल और केवल सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आंसर इज सी। देखो ये 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल और अगला वाला इक्वेटोरियल, अपवार्ड अपवार्ड और अपवार्ड। सी इज द आंसर। दैट इज द 45 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं 46 नंबर एग्जांपल पे। 46 नंबर एग्जांपल वेरी सिंपल। इट इज द हेलिकल शेप मॉलिक्यूल, जिसका आपको एक तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है। और हेलिकल शेप में मैंने क्या सिखाया था? वेज से डैश की ओर चलिए, वेज से डैश की ओर चलिए। ये लीजिए, ये वेज से डैश की ओर चलते हो तो बताइए मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हेलिकल शेप मॉलिक्यूल के अंदर क्या सिखाया गया है? प्लस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? प्लस। और इस मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेलिकल शेप मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? ये रिंग्स एक दूसरे के साथ प्लेन में जुड़ती हुई, ये लीजिए, और यहां ये 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन होने से ये नॉन प्लेनर हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्रिक कंपाउंड के अंदर नहीं रहता है। तो पहली चीज, कंपाउंड इज कायरल, यस। इट हैज पी कॉन्फ़िगरेशन, यस। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। इसका पी कॉन्फ़िगरेशन है और ये कंपाउंड कायरल है। ओके, चलो जी आगे की बात अब मैं यहां करता हूं। आफ्टर 46 नंबर क्वेश्चन अब मैं आता हूं 47 नंबर एग्जांपल की। ओके, देखिए 47 नंबर एग्जांपल में मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। हालांकि आपको इसके लिए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है ना आना चाहिए, स्पाइरोस के भी नोमेनक्लेचर आने चाहिए, ट्राइसाइक्लो के भी आने चाहिए, करेक्ट। तो इनके नोमेनक्लेचर के लिए आपको अलग से एक लेक्चर मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व तो कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं बाइसाइक्लो में, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, क्लियर। ये जो दोनों कार्बन है ये वो कार्बन है जिन्हें हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, क्लियर। सबसे पहले याद रखना, ब्रिज हेड को ऑलवेज 1 नंबर मिलता है। अब कौन से वाले ब्रिज हेड को मिलेगा वो डिपेंड करता है आगे का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लियर। तो ब्रिज हेड को माना मैंने 1 नंबर, इसको दे दिया। उसके बाद मैं नंबरिंग को प्रोसीड करूंगा और अगले ब्रिज हेड पर पहुंचूंगा। अब अगले ब्रिज हेड पर जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे पास 3 रास्ते हैं जाने के। या तो मैं इस रास्ते से चला जाऊं अगले ब्रिज हेड पर, या मैं इधर के रास्ते से चला जाऊं, या बोरोन पे होता हुआ आ जाऊं। तो मुझे अगले ब्रिज हेड पर जब जाना है तो मैं उस रास्ते को सिलेक्ट करूंगा, उस पाथ से जाऊंगा जो बड़ा पाथ है। तो बड़ा पाथ मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम मुझे पाथ में मिलेंगे। तो इधर वाले रास्ते में 3 कार्बन मिल रहे हैं, उधर वाले रास्ते में मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं किसी भी रास्ते को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैं इधर से चलता हूं, ये लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। उसके बाद फिर मैं वापस से जिस ब्रिज हेड से मैंने चालू किया था मैं उसी ब्रिज हेड पर फिर से पहुंचूंगा। जब मैं वापस से उसी ब्रिज हेड पर पहुंचूंगा तो फिर मेरे पास अभी बचे हुए 2 पाथ हैं। 2 पाथ कौन से हैं? एक तो ये वाला पाथ है, ये लीजिए, एक मेरे पास ये वाला पाथ है। तो फिर मैं अब जो 2 पाथ बचे हुए हैं उनमें से जो बड़ा पाथ है उसको काम में लूंगा। तो ये हो गया आपका 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। आ गया मैं वहां तक। अब जो आपके पास पाथ एक बच गया उसमें 1 नंबर के पास वाला एटम, जिससे आपने प्रोस्टेट नंबरिंग शुरू की थी ना, उसके पास वाले एटम को नेक्स्ट नंबरिंग दो। तो बोरोन को यह नंबरिंग मिल जाएगी 9 नंबर। यानी इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, इस ब्रिज कंपाउंड के अंदर कुल 9 एटम्स अवेलेबल हैं और उनमें 9 नंबर पोजीशन पर एक्चुअली बोरोन प्रेजेंट है। इसलिए बोला जाएगा सबसे पहले तो 9 बोरा, क्या बोला जाएगा? 9 बोरा। और फिर आगे लिखा जाएगा बाइसाइक्लो,
फर्क क्या बोला जाएगा, 9 बोरा बाईसाइक्लो। और उसके बाद इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को कितने कितने एटम्स ने आपस में जोड़ा है उनके नंबर यहां पर लिखते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स। क्लियर? तो बताइए 1 नंबर और 4 नंबर को 3 एटम तो इन्होंने, इधर से 3 एटम ने, फिर उधर से भी 3 एटम ने, और फिर ऊपर से 1 एटम ने आपस में लिंक किया हुआ है। तो यहां जंक्शन क्या बनेगा, 3 3 1। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कंपाउंड ऐसा होता है, मान लीजिए यार कंपाउंड ऐसा है। क्लियर? तो अब आपके पास देखो ब्रिज हेड क्या है, आपके पास ये ब्रिज हेड कार्बन ये है और ब्रिज हेड कार्बन ये है। तो बताइए इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को कैसे कैसे किन किन ने जोड़ा है वो नंबर में लिखना सिखाता हूं। इन दोनों ब्रिज हेड को इधर से 4 एटम ने जोड़ा है, इधर से 3 ने जोड़ा है, और दोनों आपस में भी जुड़े हुए हैं, बीच में कोई नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, यहां से इधर से 4 एटम ने जोड़ा है, 4 लिखा जाएगा, इधर से 3 ने जोड़ा है, 3 लिखा जाएगा, दोनों आपस में सीधे जुड़े हैं, बीच में कोई नहीं है, तो 0 लिखा जाएगा। तो यहां बीच में क्या लिखा गया, 4 3 0। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसा ब्रिज हेड देता हूं, समझना, देखो समझना, जब सीख रहे हैं चीजें तो आपको आनी चाहिए यार, आनी ही चाहिए। ये लीजिए, ये ले लिया मैंने, और ये आपके पास ब्रिज हेड कार्बन्स है। आ रही है बात समझ में? अब इन ब्रिज हेड को अगर मैं देखूं तो बताइए यहां मुझे लिखना है, बीच में क्या क्या लिखेंगे देखेंगे। इन दोनों ब्रिज हेड को इधर से 4 एटम ने जोड़ा है, इधर से 3 एटम ने जोड़ा है, ऐसे 2 एटम ने जोड़ा है, तो लिखा जाएगा 4 3 2। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि यहाँ 1 नंबर और 4 नंबर जो ब्रिज हेड एटम्स हैं उनको आपस में इधर से 3 एटम ने, इधर से भी 3 एटम ने, और एक बोरोन खुद, तो ये 3 3 1 यहाँ इसलिए लिखा जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ कुल 6 एटम होते तो आपका वर्ड रूट हेक्स लगता, 7 होते तो हेप्ट लगता, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 होते तो डेक, 11 होते अनडेक, 12 होते डोडेक, तो कुल 9 एटम यहाँ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड रूट लगाऊंगा नॉन, और चूंकि यहाँ पर पूरी तरह से सैचुरेटेड सिस्टम है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा एन, तो ये हो गया नॉन एन। तो 9 बोरा बाईसाइक्लो 331 नॉन एन, जिसको आप कहते हो एक्चुअली 9BBN। तो इस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर 9BBN का दिया जाता है। क्लियर? अब ध्यान रखना, बाईसाइक्लो की नॉमेनक्लेचर, स्पाइरो की नॉमेनक्लेचर, ट्राईसाइक्लो की नॉमेनक्लेचर, इसके भी बहुत जल्द आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखिएगा, पूरी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब उन वीडियोस में आपको बिल्कुल बेसिक से नॉमेनक्लेचर करना आ जाएगा, ताकि आपको ऐसे सवाल बड़े आराम से सॉल्व करने आ जाए। ओके, चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आफ्टर 47 देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। अब आप देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कॉपी का सवाल है बिल्कुल। 2-फ्लोरोइथेनॉल, 2-फ्लोरोइथेनॉल का मतलब हो गया हमारे को इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर देखना है, और आपको पता है कि ये इंटरैक्टिंग ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ग्रुप्स हैं, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हम इसका वो वाला लेंगे जिसमें OH और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में? तो 2-फ्लोरोइथेनॉल, 2-फ्लोरोइथेनॉल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा वाला लिया जाएगा? ये वाला, जिसमें OH की H और फ्लोरीन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी गॉसिप फॉर्म ऐसे कंपाउंड्स के अंदर मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। ये आप लोगों को लिखवाया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, राइट? चलिए आफ्टर 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं मैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कौन से कंपाउंड्स हो गए? आपको याद हो तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबल कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं साइक्लोहेक्सेन के। फ्लेक्सिबल कन्फर्म मतलब कि साइक्लोहेक्सेन की या तो बोट फॉर्म या ट्विस्ट बोट फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और ऐसे कंपाउंड हमने कौन से लिए थे?
हमने लिए थे, बहुत सारे लिए थे, बहुत सारे लिए थे, जिसका कारण मैंने बताया था कि हो सकता है चेयर फॉर्म एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है कोई स्टेरिक फैक्टर हो, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो, कोई इंटरेक्टिंग ग्रुप्स हो, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेरिक फैक्टर दोनों हो, ठीक है, कई प्रकार के फैक्टर है जिनके कारण उनकी या तो बोट फॉर्म या ट्विस्ट बोट यानी कि फ्लेक्सिबल कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या थे, याद करो, हम लोग 1 और 2 पर सिस पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल लगाते थे। हम लोगों को पता है इसके अंदर ट्विस्ट बोट एग्जिस्ट करती है। याद कीजिए, मैं 1 और 3 पर टर्शियरी ब्यूटाइल लगाता था और ये ट्रांसफॉर्म होती थी। याद कीजिए 1 और 4 पे हम यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल लगाते थे और ये भी सिस फॉर्म होती थी। ये सब कैसे थे, ट्विस्ट बोट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स। और इन्हीं के साथ साथ हमने एक ये कंपाउंड भी पढ़ा था जिसके अंदर आप याद करो मैंने कहा था ट्विस्ट बोट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, बिकॉज अगर मैं इसकी चेयर फॉर्म बनाऊं तो ये 1,4 सिस टर्शियरी ब्यूटाइल है और 1,4 सिस का मतलब होता है एक ग्रुप एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, यानी मुझे कम से कम एक टर्शियरी ब्यूटाइल को तो एक्सियल पर लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये एक्चुअली चेयर फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके और ट्विस्ट बोट के अंदर आ जाती है। और 1,4 पोजीशन चूंकि ट्विस्ट बोट में ये होती है जिनको आप आइसो पोजीशन कहते हो, इसमें ना कोई एक्सियल होता है ना कोई इक्वेटोरियल होता है, तो ये तो यहां चला जाता है टर्शियरी 1,4 पे, है ना। और ये जो OH ग्रुप होते हैं दोनों, ये भी आपस में 1,4 पर ही है। ये आपका 1 नंबर एटम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये वाला O और H और ये लीजिए O और H और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली फॉर्म इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कही जाती है। और अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो ये फॉर्म मुझे ऑप्शन सी में नजर आ रही है, करेक्ट। इसको आप कहोगे कि इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर जो है वो सी कहा जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, आफ्टर 49 अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 50 नंबर। बहुत ही बढ़िया सवाल। ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर, कब और किस वक्त कौन सा कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है और उनके ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, बस उन्हीं में से एग्जांपल्स हैं ये। देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो मैं इसको कैसे एडजस्ट करवाऊंगा कि एक तो रिपल्शन कम से कम हो और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाए, तो क्या कहने। अगर मैं इसकी बात करूं तो बिल्कुल, एक तो ये मिथाइल इक्वेटोरियल पर आ गया, ओके, ये प्लस पॉइंट है, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस ना के बराबर है। और साथ में ये जो OH है, अगर मैं इसे कह दूं ये O है, ये H है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, करेक्ट। अगर मैं बात करता हूं यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर मैं यहां बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो छोड़ो, ऊपर से ये लीजिए हाइड्रोजन के और आगे यहां पर ये रिपल्शन और होने लग गया, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इससे अच्छा तो वो है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं है, ऊपर से ये, तो ये तो सवाल ही नहीं होता। और यहां पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन यार ये रिपल्शन भी तो मिल रहा है ना। आ रही है बात समझ में। और ये 1,4 सिस है, ये सिस थोड़ी होते हैं एक्सियल एक्सियल, तो ये वैसे नहीं होगा। तो देखिए 1,4 सिस का मतलब होता है एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, है ना। और मैंने एक्सियल पर OH को क्यों रखा और मिथाइल को इक्वेटोरियल पर क्यों रखा, क्योंकि मिथाइल को इक्वेटोरियल पर रखने से एक तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं हुई और OH को एक्सियल रखने से साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मिल गई, तो ये इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हो जाएगा। ये लीजिए, ये बात हुई आपके 50 नंबर क्वेश्चंस की। अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, ये लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन। जरा देखेंगे, आपसे ये पूछा है इस कंपाउंड के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो यार इट इज द हेमिस्पाइरेन। ये लीजिए, ये क्या है, हेमिस्पाइरेन। कुछ स्टेटमेंट है, हमारे को देखना है क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। हेमिस्पाइरेन, और इस हेमिस्पाइरेन में ये 2 ग्रुप्स अलग अलग हैं और ये 2 ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, तो ऐसे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो नाम ही मत लेना और सेंटर का तो कभी जिक्र ही नहीं करते हम ऐसे कंपाउंड में। साफ साफ लिख रखा है हम लोगों ने कॉपी के अंदर कि ऐसे कंपाउंड में प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होती ही नहीं है। एलीन, हेमिस्पाइरेन, स्पाइरेन, बाइफेनाइल्स यानी ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनाइल्स, बाइपाइरॉल, बाइनेफ्थॉल, एडिमेंटेन, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री का कभी भी हम जिक्र नहीं करते हैं, तो सेंटर का तो नाम मत लेना। और इधर के ये 2 ग्रुप अलग अलग हो चुके हैं हेमिस्पाइरेन में, ये दोनों भी अलग अलग हो चुके हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें हो ही नहीं सकता। अब कॉन्फिगरेशन का आंसर ही आपको सही करना है, या तो इसका R है या S है, तो जरा निकाल लेते हैं यार कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन में कहाँ दिक्कत है, सबसे पहले ये वेज COOH,
ये डैश, ये एच यहाँ पे लगाएंगे, इधर घुमाएंगे तो COOH लेफ्ट में आ गया और H राइट में आ गया। बताओ वर्टिकल पे 1 नंबर इसको और 2 नंबर इसको, हमेशा 1 नंबर और 2 नंबर वर्टिकल को देते हैं, और हॉरिजॉन्टल पे 3 नंबर और 4 नंबर मिलता है हमेशा। ये लीजिए, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर हो गया। अब 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, ये लीजिए वाया द पाथ ऑफ 4, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। इसका मतलब यहां पर B इज द आंसर, यानी 51 नंबर जो एग्जांपल है, इस 51 का जो आंसर है वो होगा R कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। चलिए आफ्टर 51 अब मैं बात करता हूं यार 52 नंबर एग्जांपल की। देखो भाई 52 नंबर एग्जांपल में सिंपल एक न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना है, और ऑप्टिकल प्योरिटी यानी एनिसोमेरिक एक्सेस ऑफ द सैंपल दैट एग्जिबिट स्पेसिफिक रोटेशन दिस, वो क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिसोमेरिक एक्सेस ऑप्टिकल प्योरिटी बराबर होती है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर फॉर्म, जो भी एक्सेस के अंदर अवेलेबल है, और दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो बोलो मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन तो कितना है 32, और इसका कितना है प्योर का 40, और ये 100। ये लीजिए, अगर मैं कहूं ये 4 और ये 5, ये कट गया, ये हो गया 20 इंटू 4 यानी कि 80%, यानी 80% इज द एनिसोमेरिक एक्सेस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा, डी। आगे देखिए आफ्टर 52 अब मैं आता हूं बात करता हूं 53 नंबर एग्जांपल की। देखो 53 नंबर द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो देखो एन की वैल्यू हमारे को पता है, यहाँ x, y, z, p और q। देखिए आप लोगों को मैंने बता रखा है ऐसे कंपाउंड में हम हमेशा x, y, z और p, q कैलकुलेट करना जानते हैं। हमें पता है x का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर, y का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीजो कंपाउंड, z का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, p का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर या रैसमिक मिक्सचर, और Q का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर। हमसे जो इस वक्त यहाँ पूछा है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, यानी हमसे X की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू यहाँ 3 है, और 3 का मतलब है और मॉलिक्यूल कैसा है, ये एक आइरेल, बिकॉज इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर, ये मॉलिक्यूल कैसा है, एक आइरेल। तो बताओ x की वैल्यू n की वैल्यू के बेसिस पर, ऑड के बेसिस पर, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 4 हो गया, माइनस ये आपका 2 हो गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कुल पेयर ऑफ एनेंशियोमर जो इसके अंदर आएंगे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो इसके अंदर आएंगे वो आएंगे 2। ये लीजिए, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आपको पता है पूरे x, y, z, p, q हम ऐसे कंपाउंड्स के अंदर करके आए, और उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी है। ओके, चलिए आफ्टर 53 नंबर एग्जांपल अब मैं आता हूं 54 नंबर एग्जांपल पे। देखो भाई 54 नंबर एग्जांपल बहुत ही प्यारा सवाल, और दैट इज बेस्ड अपॉन गॉसियन इंटरेक्शन। और गॉसियन इंटरेक्शन भाई मैं क्या बताऊं आपको, सब कुछ हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ कर रखा है, फिर भी इसको सॉल्व करता हूं मैं, जरा देखेंगे आप लोग। हमसे पूछा गया है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब जब भी कभी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी पूछी जाती है, एनर्जी कंपैरिजन पूछा जाता है, तो हम यही तो देखते हैं ना, कहाँ गॉसियन इंटरेक्शन कितनी है। तो अगर मैं यहाँ गॉसियन की बात करूं तो देखो यार, देखो अगर मैं यहाँ गॉसियन की बात करूं तो ये मिथाइल गॉसियन इंटरेक्शन किसके साथ देगा, इसके साथ देगा, 1 2 3 4। ये लीजिए, आ रही है बात समझ में, ओके। और यहां ये नीचे वाला मिथाइल किसके साथ देगा, नीचे वाला मिथाइल गॉसियन इंटरेक्शन इधर से देगा, 5 6 ये 7 और ये 8, यानी कुल इसके अंदर गॉसियन इंटरेक्शन कितनी है, दैट इज 8 गॉसियन इंटरेक्शन। कितनी गॉसियन इंटरेक्शन है यहाँ, 8 गॉसियन इंटरेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ B की बात करता हूं, और B में कुल गॉसियन आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ शेयर फॉर्म बनाता हूं,
ये लीजिए, ये मैंने यहाँ चीयर फॉर्म बनाई, ये सिस डेकालीन है। बताओ सिस डेकालीन में ऑलरेडी कितनी गॉशे होती है? तीन गॉशे तो सिस डेकालीन में ऑलरेडी होती है। कौन कौन सी होती है तो जरा देखेंगे, एक ये गॉशे, एक इसके साथ गॉशे, दो, करेक्ट, ये तो हो गया। और अगर मैं कहूं इस चेयर फॉर्म के लिए ये एक एक्सियल है, तो यहां ये वाली गॉशे एक, ये तीन गॉशे तो सिस डेकालीन में ऑटोमेटिक पहले से होती है। अब इस सिस डेकालीन में देखिए हुआ क्या है, इस सिस डेकालीन में इधर एक ये मिथाइल है, और ये मिथाइल एक्चुअली इस रिंग के लिए तो इक्वेटोरियल है, लेकिन इधर वाले रिंग के लिए एक्सियल है। तो यहां इधर देखो, ये एक गॉशे और एक गॉशे ये रही, करेक्ट। ये मिथाइल जब एक्सियल पर होता है तो यहां रिंग के साथ ये दो गॉशे और देगा। तो अब तक कितनी गॉशे हो चुकी है? कुल गॉशे अब तक हो चुकी है 5। अब आप देखिए एक मिथाइल अभी और है, वो एक और मिथाइल कहां है? देखिएगा, एक और मिथाइल ये रहा, ये लीजिए, ये मिथाइल, अरे ये मिथाइल इस रिंग के लिए तो इक्वेटोरियल है, लेकिन इस रिंग के लिए एक्सियल है। अरे ये मिथाइल अगर मैं यूं करूंगा, यूं घुमाऊंगा इस रिंग को, तो ये मिथाइल इस रिंग के लिए एक्सियल रहेगा, और अगर ये इस रिंग के लिए एक्सियल है तो ये इसके साथ गॉशे देगा, और ये इसके साथ भी गॉशे देगा। तो देखिए अब तक कितनी गॉशे हो चुकी हैं? 3 गॉशे पहले से थी, 2 इधर हो गई 5 और 2 इधर हो गई 7। अभी एक गॉशे बाकी है, और वो कौन सी गॉशे है? वो गॉशे है इन दोनों मिथाइल के बीच की। कौन सी गॉशे है भैया? अभी इन दोनों मिथाइल्स के बीच में ये गॉशे और अवेलेबल है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो बताइए कुल गॉशे यहां पर भी कितनी है? 8। यानी इस कंपाउंड में यहां 8 गॉशे है, और इसमें भी 8 गॉशे है। तो आप देखिए, A is more stable than B, B is more stable than A and B are equally stable, and A and B are both locked conformation। तो भाई ये तो हटा दो, दोनों लॉक्ड तो हो ही नहीं सकते। ये ट्रांस डेकालीन तो लॉक्ड है, बट ये तो सिस डेकालीन है यार। सिस डेकालीन लॉक्ड नहीं होती है, वहां फ्लिपिंग प्रेजेंट होती है, राइट। अब दोनों में गॉशे चूंकि बराबर है तो दोनों की एनर्जी भी बराबर होगी, दोनों की एनर्जी बराबर होगी तो हम कहेंगे A and B बोथ आर इक्वली स्टेबल, दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। क्लियर? चलिए आफ्टर 54 नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, देखिएगा, है ना। 55 ट्राइसाइक्लो, इसको भी मैं आपको वीडियोस में पूरा बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ट्राइसाइक्लो इनके नॉमेनक्लेचर सिखा दूंगा, ठीक है। इसको आप वीडियोस में देख लेना। अब आप देखते हैं 56, ठीक है। देखिए 56 नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज फोकस अभी स्टीरियो पे करते हैं हम लोग। देखो 56 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ ए, कोई ए है, विथ HNO3 एंड वाटर प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट एस, विच इज ये एस प्रोडक्ट है। आप ये एस प्रोडक्ट क्या है ये आपको बताना है। पहली चीज, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है एज इट इज रेसिमिक मिक्सचर। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट इज मीजो तो ये हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये हटाओ। ऑप्टिकली एक्टिव एज इट इज ए सिंगल डायस्टीरियोमर, राइट, प्रोवाइड्स द एस, और ऑप्टिकली एक्टिव as it is a single enantiomer। चलिए आगे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ए, सॉरी ये ए कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन अभी हमारे को कराना है। देखो 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 भाई देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ए विथ HNO3 एंड दिस, इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया HNO3 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइल्यूट HNO3, HNO3 और वाटर का मतलब हो गया डाइल्यूट HNO3। और डाइल्यूट HNO3 की खास बात हम लोगों ने क्या पढ़ी है, डाइल्यूट HNO3 की खास बात हम लोगों ने पढ़ी है कि ये 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं उसका तो एसिड बनाते ही हैं, और साथ में ये CHO ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन करके उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्या पढ़ा है मैंने HNO3 डाइल्यूट के लिए कि ये 1 डिग्री अल्कोहल को तो एसिड में कन्वर्ट करते ही हैं, ये एल्डिहाइड को भी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो CHO का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमारे को एक्चुअली ये प्रोडक्ट मिलेगा, जरा देखेंगे, इसका भी COOH मिल जाएगा और इसका भी COOH मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ A विथ दिस प्रोवाइड द प्रोडक्ट एस विच इज, अब वो जो मिला वो प्रोडक्ट ये है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो एक्चुअली इस प्रोडक्ट का मैं फिशर बनाता हूं। इसका जब आप फिशर बनाओगे तो वो फिशर ये बनेगा, COOH ये इधर गया, यहां OH आ गया, ये H आ गया, ये COOH ये लीजिए इधर घुमाएंगे हम लोग, राइट। जब हम इधर घुमाएंगे तो H इधर आएगा, OH इधर आ जाएगा। तो देखिएगा ये प्रोडक्ट हमारे को मिला। अरे ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट तो मीजो बन चुका है। क्लियर। अब आप देखिए स्टेटमेंट क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है बिकॉज वो रैसमिक मिक्सचर है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बनने वाला कंपाउंड एक्चुअली मीजो है। और अगर बनने वाला कंपाउंड मीजो है तो मीजो का तो कभी एनेंटियोमर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो काहे का रैसमिक मिक्सचर, तो ये तो वैसे ही कट गया। बी ऑप्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये मीजो है। यस। थर्ड ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव, अरे ऑप्टिकली एक्टिव का तो जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि मीजो कंपाउंड है बनने वाला। डी ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस ए के ऑक्सीडेशन से बनने वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है कि वो एक मीजो कंपाउंड है। क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आफ्टर 57 नंबर एग्जांपल देखेंगे आप लोग। 57 अमॉन्ग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। तो याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, जो एसिमेट्रिक होते हैं, डिसिमेट्रिक होते हैं, यानी कि जो कायरल होते हैं, यानी कि वो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो देखो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां सिग्मा भी एब्सेंट है, यहां आई भी एब्सेंट है। जब दोनों चीजें एब्सेंट है तो ये कायरल है और कायरल के साथ साथ क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। साथ में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर। तो ये बात होगी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। आगे है 58 नंबर। देखो 58 नंबर बहुत ही आसान सा सवाल, हमसे ये पूछा है कीटोहेक्सोज इनमें से कौन है। पहले तो ये देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कीटोहेक्सोज। भाई हम सब जानते हैं कीटोहेक्सोज का मतलब क्या होता है। कीटो का मतलब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होने चाहिए। तो 6 कार्बन हो और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसी शुगर्स को कीटोहेक्सोज कहा जाता है। तो बताइए मैनोज में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, मैनोज तो ये होता है भैया CHO CHOH होल 4 CH2OH। बाकी 3D वगैरह लगानी आती है हम लोगों को, कोई खास बात नहीं है। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो यस फ्रक्टोज ये होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O दैट इज CHOH होल थ्राइस और ये CH2OH। देखिएगा कुल 6 कार्बन है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर क्या हो जाएगा C। गैलेक्टोज के अंदर भी हम पता है कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और जाइलोज में भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर। तो 58 का आंसर हो गया C। आगे देखिएगा आफ्टर 58 में 59 की बात करता हूं। देखो 59 नंबर में हमसे ये पूछा गया है कि ये 2 R इक्वेटोरियल पर है, यह दोनों ये R एक्सियल पर है। इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कन्फर्मर B इज मोर स्टेबल। मतलब एक्सियल पर जब ग्रुप आते हैं वो कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके। कब, इस आर के क्या होने पर ऐसा होता है। तो आपको साफ साफ ये चीज मैंने बता रखी है कि जब ये आर ग्रुप फ्लोरीन होते हैं, अरे जब ये आर ग्रुप क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। क्या होते हैं भाई,
फ्लोरीन ऐसे स्थिति के अंदर फ्लोरीन के होने पर यहां 1 और 4 पर इसकी ये एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, एक्सियल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो ये तो हो ही नहीं सकता, एमी के केस में तो हो ही नहीं सकता, ओएमई में भी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन इन दोनों में था। इन दोनों में से प्रेफरेंस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कहां ज्यादा प्रेफर होगी? जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ होता है, दैट इज द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में ऐसा होता है। और क्लोरीन में तो साफ साफ हमने लिख भी रखा है थ्योरी के अंदर कि इनके इक्वेटोरियल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है 1,4 के केस में। अगर यहां 1,4 नहीं होता बल्कि 1,2 होता, अगर ये 1,2 पोजीशन होती तो 1,2 में एक्सियल स्टेबल फ्लोरीन में भी है, क्लोरीन में भी है, ब्रोमीन में भी है, आयोडीन में भी है। याद रखो 1,2 के केस के अंदर एक्सियल की स्टेबिलिटी कहां है? फ्लोरीन में भी है, क्लोरीन में भी है, ब्रोमीन में भी है और आयोडीन में भी है। ये आपको मैंने बता रखा है। लेकिन चूंकि यहां 1,2 नहीं 1,4 पूछा है, 1,4 में केवल फ्लोरीन में चलती है ये केस, जिसमें एक्सियल मोर स्टेबल है। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन इन सब के अंदर मोर स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? इक्वेटोरियल। तो यहां आंसर आएगा बी। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताया था? सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इंटर एक्शन, ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। लीजिए ये एग्जांपल, हमें इन दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई है। तो इसके अंदर देखिए फिर से दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है इसके अंदर। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन अगर आप देखो तो उसकी 3D सेम है। आपको डबल बॉन्ड सामने की तरफ दिख रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड सामने की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की खुद की 3D सेम है। केवल 3D किसकी चेंज हो रखी है? इस वाले कायरल सेंटर की। तो एक बात बताओ, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन की खुद की 3D सेम, तो दोनों का आरएस सेम आएगा। लेकिन कायरल सेंटर की 3D चेंज कर रखी है तो इसका आरएस ऑपोजिट आएगा। तो दो आरएस इधर भी है, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन का खुद का आरएस और कायरल सेंटर का आरएस, और इधर भी ट्रांससाइक्लोऑक्टेन का आरएस और कायरल सेंटर का आरएस। तो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन का आरएस तो सेम रहेगा, कायरल का ऑपोजिट चलेगा। तो दो में से एक आरएस सेम रहा, एक ऑपोजिट रहा। तो बताइए आंसर क्या बोला जाएगा? आंसर बोला जाएगा डायस्टीरियोमर। और ये आंसर क्या बोला जाएगा? डायस्टीरियोमर्स। और ऐसी चीज हमने कैसे समझी है? याद करो, जैसे ये ट्रांससाइक्लोऑक्टेन मैं यहां बना के दूं, क्लियर, और ये दूसरी ट्रांससाइक्लोऑक्टेन बिल्कुल ऐसी की ऐसी मैंने ड्रॉ कर दी। तो बताइए जो आरएस इसका आएगा वही आरएस इसका आएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक कायरल सेंटर और बना लेता हूं। ये एम कर दिया, ये एच कर दिया, वेज पर एम ई और डैश पे एच, और यहाँ एच को वेज पर और एम ई को डैश पे कर दिया। ये लीजिए, ऐसे कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, सॉल्व किए हम लोगों ने, करेक्ट। तो आप याद करो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन का आरएस जो आप यहां निकालोगे वो यहां आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है ना, यहां पर ये 3D तो सेम है लेकिन ये 3D ऑपोजिट है। तो कुछ जगह 3D सेम और कुछ जगह 3D ऑपोजिट होती है कंपाउंड्स के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा डायस्टीरियोमर्स। अब मैं आता हूं इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इधर। The most stable conformation of following molecule is, okay? ये 2019 जून के अंदर आया हुआ सवाल है। और ये फिर से वही सवाल आ गया जो प्रीवियस ईयर में पहले भी अभी हम लोगों ने आज सॉल्व किया। आज पहले भी हमने कर रखा है, नहीं प्रीवियस ईयर पहले भी ये आ चुका है एक बार। तो दो बार ये सवाल आ चुका है। थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था कि ये सवाल दो बार आ चुका है, दो बार हमसे पूछा जा चुका है। देखिएगा ये एक्सोमिथाइलिन ग्रुप, ये लीजिए यार, ये एक्सोमिथाइलिन ग्रुप। और आपको क्या बताया है यार, एक्सोमिथाइलिन के केस के अंदर कि यहां पर लगा हुआ मिथाइल इक्वेटोरियल पर नहीं आता, एक्सियल पे आता है। क्योंकि अगर मैंने इसको इक्वेटोरियल पर लगाया तो वह एलाइलिक 1,3 स्ट्रेन लेता है। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। लेकिन अब के ऑप्शन के अंदर ये चेयर फॉर्म ऐसे ना देखे, ऐसे दे रखी है, कोई खास बात नहीं है। आंसर बी आएगा। बोट फॉर्म नहीं हो सकती, ये ट्विस्ट बोट नहीं हो सकती, ये सिंपल, इससे तो मतलब ही नहीं रहा, करेक्ट। ये वाली फॉर्म इसकी मोस्ट स्टेबल है, वो प्लेनर फॉर्म है। प्लेनर तो होती नहीं साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म या ट्विस्ट बोट या बोट, इनमें से होगी। तो आंसर आएगा ये चेयर फॉर्म, ठीक है, जिसमें मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर रहेगा। ये बात हुई आपके इस क्वेश्चन की। तो ये 2019 जून तक जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आए हुए हैं, स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर, ये सारे हम लोगों ने इन दो वीडियोस के अंदर सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके पास मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, दैट इज द जीओसी।
अब हम जीओसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी जीओसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।